हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहे थे। हमने दो तरह के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, अच्छा, लेटेंट हीट को हिडन हीट क्यों कहते हैं ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो एक बार आप देख लो जो जो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। चलो, तो टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट पर, ये भी डिस्कस हो गया था। क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी कि उबलते हुए पानी या भाप, दोनों में से अगर हमारे हाथ हाथ में या किसी भी पार्ट पर बर्न होगा, जलेगा, तो ज्यादा घातक किससे जलेगा? आ, उबलते हुए पानी से या स्टीम से? ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आपको लग रहा होगा कि बॉइलिंग वाटर से ज्यादा सीवर बर्न होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो बॉइलिंग वाटर से ज्यादा सीवर बर्न किससे होता है? स्टीम से होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप घर में कुछ पक रहा है, कुछ भी पक रहा है और उस पर क्या है, ढक्कन लगा हुआ है। तो आप जब ढक्कन को उठाते हो तो एकदम से वो जो भाप आती है ना, वो स्टीम आती है। तो उससे हाथ जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जल जाता है और काफी समय तक जो है उसकी जलन जो है हाथ पर रहती है। ठीक है, वहीं आप गर्म पानी में हाथ डालते हो या गर्म पानी आपके हाथ के ऊपर गिर जाता है, आप हाथ हटा लेते हो, ठंडे पानी में डुबो लेते हो, तो उसी समय वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं। स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है बॉइलिंग वाटर से। ठीक है, इट पोजेसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि स्टीम के पास क्या होती है, देखो अपनी हीट तो है ही जो बॉइलिंग वाटर के पास भी है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर के पास नहीं है वो भी है स्टीम के पास। वो क्या है? वो है एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन स्किन, यानी कि जब स्टीम स्किन पर गिरती है तो क्या होता है, कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, इट गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर। जैसे स्टीम हाथ पर लगती है तो ये क्या होती है, कंडेंस होती है। कंडेंस होकर के क्या करती है, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जिससे कि ज्यादा हीट ये देती है, ज्यादा हीट देगी तो ज्यादा सीवर बर्न होगा। ठीक है, और बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर, स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। अब स्टीम की जो एनर्जी है वो बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा है। ठीक है, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन दोज प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर। इसीलिए स्टीम से जो बर्न प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा सीवर होता है, ज्यादा घातक होता है, किससे? बॉइलिंग वाटर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं। जब आप स्टीम मतलब कोई भी ढक्कन कुछ पक रहा हो और उस पर ढक्कन लगा हो, तो अगर आप हाथ से ढक्कन हटाएंगे तो एकदम से स्टीम जो है आपके हाथ पर गिरेगी, और आप गरम गरम पानी पे हाथ डालिए तो आप क्या देखेंगे, वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या देखोगे कि जहां पर स्टीम गिरी है, जहां पर स्टीम से जहां पर आपका हाथ जला है, वहां पर आपको ज्यादा जलन और लंबे समय तक जलन महसूस होगी। जबकि बॉइलिंग वाटर में जहां पर आपने हाथ डिप किया वहां पर उतना ज्यादा जलन आपको महसूस नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको घर में कभी करना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा हाथ जल सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स पर, यानी कि मैटर की स्टेट पर। जैसे हमने टेम्परेचर का देखा कि टेम्परेचर के चेंज होने से जो मैटर की स्टेट है वो भी चेंज होती है। तो क्या प्रेशर के चेंज होने से भी ऐसा कुछ होता है? तो इसे देखते हैं। चलिए, a physical state of a substance can also be changed by changing the pressure, यानी कि प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग्स
द पार्टिकल क्लोजर। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, जिससे कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ब्रिंग्स अबाउट द चेंज, जिससे क्या होगा, परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड, तो जब ज्यादा प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा किसी गैस पर, इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम किया जाएगा। द गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, गैस इज लिक्विफाइड, तो गैस को क्या कहेंगे हम, गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर में चेंज करने से कैसे हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को हीट करने पर क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैसेस में चेंज हो जाएगी। वहीं अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड से किस में चेंज, सॉरी, टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो हम वेपर से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, टेम्परेचर की बात हो रही थी जब। अगर प्रेशर की बात करते हैं तो कोई लिक्विड स्टेट है, सॉरी लिक्विड नहीं, गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट। तो क्या होगा, मान लो ये हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, इसमें क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब हम जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है, इसके पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसे जिस भी कंटेनर में रखा जाए ये उसका पूरा स्पेस क्या कर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस में ये होता है। अब हम यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, हाई प्रेशर करेंगे, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है, कम टेम्परेचर पर टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर हमें काफी ज्यादा बढ़ाना है, और फिर इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो, हाँ, पिस्टन अब यहाँ पर आ गई है, पिस्टन यहाँ पर आ गई है, और ये जो पार्टिकल्स थे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, जब हमने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, इसको नीचे की तरफ धीरे धीरे डाला, यानी कि और प्रेशर इंक्रीज करा, टेम्परेचर रिड्यूस करा, तो हमने क्या देखा, ये जो पार्टिकल्स है जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा है अभी तक, अब जिन पार्टिकल्स के बीच में हमने क्या पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा था, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा था। अब जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस तरीके से पिस्टन लगा करके क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये पिस्टन धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यानी कि, है ना, प्रेशर क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे ही आएगी पिस्टन। चलो, तो समझते हैं यहाँ पर। तो हमने जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, पहले तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा था, ठीक है। तो अब जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स क्या आने लगे, एक दूसरे के नजदीक आने लगे, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आने लगे। जब पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आने लगे तो इनके बीच से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो कि अभी ना के बराबर है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स का जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पास आएंगे, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
था वो कम हो गया है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का बढ़ जाएगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से पार्टिकल की जो स्टेट है वो चेंज हो गई ना। अब पहले ये क्या थे, पहले ये गैसियस स्टेट में थे, अब ये किस में आ गए हैं, अब ये बन गए हैं लिक्विड स्टेट। ये सब कैसे हुआ, ये सब हुआ ज्यादा प्रेशर की वजह से। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर, टेम्परेचर को कम करने पर क्या हो गया, आसानी से हमने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, सॉरी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। क्लियर, कैसे हमने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या किया है, यहाँ पर चेंज किया है। सिंपल, बहुत इजी ये था। तो जो हमारी जितनी भी गैसेस होती हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसे एक प्रकार से क्या कहा जाता है, कंप्रेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे किस में मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है, या इसे एटीएम भी कहते हैं। ठीक है, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज टेकन एज 1 एटीएम। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 एटीएम लेते हैं, विच इज ऑल्सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, इतना आपको ध्यान रखना। एज वी गो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, और जैसे जैसे हम हायर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आता है कि प्रेशर से, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर में चेंज करके हम मैटर की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एलपीजी देखा है, एलपीजी या सीएनजी, चलो सीएनजी को समझते हैं, एलपीजी रहने तो सीएनजी को समझते हैं। तो ये बात एक ही है, एलपीजी पढ़े या सीएनजी। अब सीएनजी में क्या है, सीएनजी है क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्रकार की प्राकृतिक गैस थी। पहले क्या थी, नेचुरल गैस, यानी कि एनजी यानी कि नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इस प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि कंप्रेस किया जाता है। हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके फिर इसे सिलेंडर्स में क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। वैसे आप एलपीजी को भी देखो तो एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो पेट्रोलियम गैस, लेकिन उस गैस को हाई प्रेशर पर लिक्विफाई किया जाता है, फिर सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो कभी आप घर का सिलेंडर अभी उठाओगे, उसको शेक करोगे, ठीक है, सिलेंडर्स सबने देखा है ना, इस तरीके से होते हैं सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये जो घर के जो ये सिलेंडर्स होते हैं, कभी आप इसको उठा करके शेक करो, हिलाओ, तो आप क्या देखोगे, आपको लगेगा कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। वो क्या होती है, वो होती गैस ही है। लेकिन उस गैस को क्या किया जाता है, उस गैस को बच्चों हाई प्रेशर पर लिक्विफाई किया जाता है, और फिर उसे सिलेंडर्स में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे कैसे स्टेट में चेंज आता है। क्लियर। अच्छा, ये अभी तो इसमें लिक्विड लिक्विफाई हो रखा है, ठीक है, तरलीकृत कर दिया है इसको, या द्रवित हम कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाई कर लिया है, तो जैसे ही लेकिन हम इसको क्या करते हैं, बटन ऑन करते हैं गैस का, वहां से तो गैस निकलती है, वहां से तो कोई लिक्विड नहीं निकलता। तो जैसे ही हम उसका बटन ऑन करते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, वो वापस से गैसियस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने परफ्यूम की बॉटल्स देखी होंगी, तो इस तरीके से परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं, और उस पर ऐसे स्प्रे करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से बॉटल को जब शेक करते हो तो क्या देखते हो, इसके अंदर क्या होता है, कोई लिक्विड, आपको लगता है लिक्विड है, लेकिन जैसे आप स्प्रे करते हो तो क्या देखते हो, गैस निकलता है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और गैस के फॉर्म में वो वापस आ जाता है। क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की। तो देयर इज सर्टेन टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी चेंज्ड टू द लिक्विड, यानी कि एक वो सर्टेन टेम्परेचर जहां पर कोई गैस जो है वो अब आगे लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगी। हाउएवर लार्ज प्रेशर में बी ऑन इट्स सरफेस, चाहे हम उसमें कितना भी लार्ज प्रेशर दे दें, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसे कहा जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, ये होगा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं इवेपोरेशन की। अब इवेपोरेशन क्या है? अब इवेपोरेशन आपने अक्सर होते हुए देखा है, कभी नोटिस किया होगा, कभी नहीं किया होगा। जैसे हम नहाते हैं तो बाल गीले होते हैं ना, थोड़ा देर बाद हम क्या देखते हैं, बाल सूख जाते हैं। ठीक है, कपड़े धुलते हैं तो कपड़े गीले होते हैं, धूप में डालते हैं, धूप में ना भी डालें, ऐसे ही छोड़ दे बहुत समय के लिए, तो क्या देखते हैं, सूख जाते हैं। या किसी ग्लास में पानी रखा हुआ है, फिर उस ग्लास को हमने बहुत दिनों के बाद देखा, तो क्या देखते हैं, उसमें पानी कम हो जाता है या पानी सारा गायब हो जाता है। तो क्या ये मैजिक है? या जब हम छत धुलते हैं या घर के बाहर अपना जो फर्श है उसे धुला जाता है, ठीक है, घर में पोछा मारते हैं, तो क्या देखते हैं कि पानी से हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पानी जो है सारा गायब हो जाता है। तो या क्या ये कोई मैजिक होता है कि पानी गायब हो जाता है? तो ये मैजिक नहीं है, ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। सारा पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जानना है कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है इवेपोरेशन? एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन जब भी होगा तो पहले जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे, देन नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पर आएंगे, फिर सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। यानी कि हमेशा इवेपोरेशन कैसे होगा, सरफेस वाले पार्टिकल्स का पहले होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि नीचे वाले पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट हो जाएंगे, नहीं। क्लियर? चलो तो समझते हैं इवेपोरेशन को। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होना, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पर। ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग के लिए एक फिक्स पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी भी टेम्परेचर पर। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, उसे हम बॉइलिंग ही तो कहेंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मैटर के जो पार्टिकल है हमेशा रैंडम मोशन की स्टेट में रहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर लिक्विड, तो ये लिक्विड्स के लिए भी ट्रू है। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा, इवेपोरेशन का जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है वो अभी हम देखेंगे, कुछ पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस पॉसेस कंपैरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी टू दोज प्रेजेंट इन बल्क, यानी कि जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं और जो बल्क में पार्टिकल्स हैं, सरफेस वाले पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। Therefore, particle at the surface with higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। यानी कि जो particles हैं वो नीचे वाले particles के साथ एक force of attraction से ही तो हैं जुड़े हुए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस force of attraction को break करके evaporate हो जाते हैं, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस फिनोमेना को ही इवेपोरेशन कहा जाता है। फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास ये बीकर है, तो वाटर है। ठीक है, अब फिनोमिना क्या हो रहा है, देखो अब हो क्या रही है प्रोसेस, ये वाटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स, और हमें पता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी खासी होती है, यानी कि बहुत कम तो नहीं होती जैसे गैसेस में होती है, ऐसे नहीं होती, बहुत ज्यादा भी नहीं होती जैसे सॉलिड में होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और नीचे वाले पार्टिकल से भी। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स। अब ये जो सरफेस पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, Cl है, ये ClES, ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सनलाइट या कोई भी हीट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं।
ठीक है। तो हीट से क्या होता है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इन पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो पार्टिकल्स के बीच क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होने लगता है, वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने लगती है, यानी कि ज्यादा पार्ट, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि मूव करने की जो एनर्जी है, तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, तो ज्यादा मूव करेंगे ये पार्टिकल, वाइब्रेट होंगे। ठीक है। और धीरे धीरे नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ जो इनका क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ, उस अट्रैक्शन को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ ब्रेक होगा, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। और यही क्या है, पूरा इवेपोरेशन के प्रोसेस है। अब हम सरफेस फिनोमेना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल्स ही हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट लेंगे, उनकी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेगा, मूव करने लगेंगे धीरे धीरे नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ, अपना जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे ब्रेक करके खुद क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। सिंपल सी बात थी। तो ये सिंपल सा हमारा फिनोमेना, इवेपोरेशन की सिंपल सी प्रोसेस। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो जैसे हमने कहा ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, सरफेस फिनोमेना तो है, लेकिन ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, इसको कई सारे फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस ही एक ऐसा फैक्टर है, सरफेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे हमने कहा कि हमने दो कंटेनर में इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया, वाटर लिया, ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया हमने, और हमारे पास क्या है, दो तीन अलग अलग कंटेनर है, एक कंटेनर कुछ कुछ ऐसा है, एक कंटेनर कुछ कुछ ऐसा है, और एक कंटेनर ऐसा है। ये 3 कंटेनर है, और तीनों ही कंटेनर में हमने क्या करा है, 1 लीटर वाटर डाला है, 1 लीटर वाटर डाला है। अब आपको क्या लगता है, तीनों कंटेनर में से जल्दी पानी कौन से कंटेनर का इवेपोरेट होगा, यानी कि तीनों कंटेनर में से कौन से कंटेनर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों कंटेनर को एक ही टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे रखा है, देखिए टेम्परेचर का सेम जगह पर हमने रखा है। मान लो कोई रूम है, डार्क रूम है, या कोई एकदम सनी डे है, तो हमने छत पर रखा है, तो तीनों को हमने एक साथ रखा है, तो तीनों एक साथ रखा है, 1 लीटर पानी है तीनों में ही, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इवेपोरेशन का जो रेट है तीनों में अलग अलग होगा, किसकी वजह से, इनके सरफेस एरिया की वजह से। जैसे आप ए बी सी कंटेनर मान लेते हैं, सी वाले कंटेनर को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पार्टिकल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा पार्टिकल एक टाइम पर इवेपोरेट होंगे। जबकि ए में अगर आप देखेंगे तो ए का सरफेस एरिया बहुत कम है, यानी कि एक टाइम पर बहुत कम पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। तो सरफेस एरिया डिपेंड करता है किस पर, सॉरी, इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है किस पर, सरफेस एरिया पर। क्लियर है, चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।